Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. If you are a 12th class student and preparing for board exam, then this video is exactly for you. In this video, I am going to share the most important MCQ from the complete book Flamingo. Let's get started without any delay or wasting time. So hurry up and grab your notebook, mention your answer in your notebook. First question is, French was afraid to go to school because, अफ्रेड मीन्स डरना. अब फ्रेंच डर रहा था स्कूल जाते हुए. क्यों डर रहा था? बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, कि उसने अपना लेसन नहीं पढ़ा था पार्टिसिपल पे. ही वॉज लेट, हिज टीचर वॉज एंग्री, स्कूल वॉज क्लोज. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, कि उसने अपना जो लेसन था पार्टिसिपल पे वो प्रिपेयर नहीं किया था, इसीलिए फ्रेंच स्कूल जाने से डर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुलेटिन बोर्ड नोटिस फ्रॉम बर्लिन अनाउंस, जो बर्लिन से नोटिस आया था, नोटिस लगा हुआ था, नोटिस आया था या मैसेज आया था बुलेटिन बोर्ड पे जो लगा था, उसमें वो क्या अनाउंस कर रहा था, वो क्या बता रहा था? ऑप्शन इज न्यू स्कूल रूल्स, holidays, compulsory teaching of German. Last option is appointment of new teacher. And the right option is compulsory teaching of German. अब क्या था, जर्मन जो लैंग्वेज है उसको कंपल्सरी करेंगे एल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस की उसमें, ठीक है. और किसकी जगह? फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन को वो कंपल्सरी करेंगे. सो द आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं, What M. Hamel wear on his last day? Who was M. Hamel? M. Hamel was the French teacher. फ्रेंच का टीचर था M. Hamel और फ्रेंच स्टूडेंट था, ठीक है. तो M. Hamel ने लास्ट डे जो उसका, ही वॉज अ फ्रेंच टीचर, ठीक है ना, लैंग्वेज टीचर था, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर. तो M. Hamel ने जब लास्ट डे था उसका स्कूल के अंदर, तो उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैक कोट एंड कैप, green coat, frilled shirt and black silk cap. Next is white uniform or brown suit. The right option is B, green coat, frilled shirt and black silk cap. वैसे भी आप इसको लर्न कर लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है कि एम हैमिल ने लास्ट डे कैसा वियर किया था. और ये ड्रेस वो था जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन पहनता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनता था, ठीक है. वैसे कैजुअली वो नहीं पहनता था, इसको सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे पहनता था या फिर आपका जब कोई इंस्पेक्शन होती स्कूल की उस पे पहनता था. तो आप मेंशन कर देंगे बी ऑप्शन. नेक्स्ट है, वीव ला फ्रांस सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? ये एम हैमिल ने लास्ट वर्ड से जो बोर्ड पे लिखे थे वीव ला फ्रांस, ये लर्न कर लेंगे. इसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि जिंदाबाद फ्रांस, ठीक है, अपने देश के लिए वो यूज कर रहे हैं. तो इसका मीनिंग तो ये होता है, मीनिंग. और सिग्निफाइज, क्या दर्शा रहा है, ये वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं, क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? फर्स्ट इज प्रोटेक्ट, एंगर, पैट्रियोटिज्म और सरेंडर. द राइट ऑप्शन इज सी, पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति को दिखा रहा है वो. पैट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति और पैट्रियोट होता है देशभक्त. और पैट्रियोट का जो अपोजिट होता है वो होता है ट्रेटर, यानी देशद्रोही, धोखेबाज या देशद्रोही, ठीक है. तो वी हैव डन 4 MCQs फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर. सभी चैप्टर से हम एक एक, दो MCQ, दो 3 MCQ करने वाले हैं आज. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो मैं लेके आई हूँ. आगे भी प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है ना. जैसे ही टाइम जिस तरह का भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस और भी MCQs की होती रहेगी. लेकिन आज मैं कंप्लीट फ्लैमिंगो के ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप उनमें से ही सेलेक्टेड क्वेश्चन में से आप प्रिपेयर कर सके, क्योंकि आपका रिवीजन हो चुका होगा. अगर नहीं भी हुआ है तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं 12th की रिवीजन में, उसमें सभी पोइट्री मेंशन की गई है, पोइट्री को एक्सप्लेन किया गया है,
एक चैप्टर भी डाला है, अभी हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे। और अगर आपको ग्रामर प्रैक्टिस करनी है तो ग्रामर प्रैक्टिस के लिए आप जो हम डेली क्विज डालते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो वहाँ भी आप विजिट करके, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर देके। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी है तो उसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। कुछ आंसर्स में, मोस्ट ऑफ द आंसर्स में एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट हम चैप्टर करते हैं लो स्प्रिंग से। लो स्प्रिंग में आपकी दो कहानियां हैं, एक आपकी साहिबे आलम की है, दूसरी मुकेश की है, जो कि बैंगल मेकर है मुकेश तो, और जो साहिबे आलम है वो हमारा क्या है, रैग पिकर है। साहिबे आलम का फुल नेम साहिबे आलम और उसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, याद कर लेंगे। अब सबसे मेन जो आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है, चैप्टर के ऑथर का नेम लर्न करना होता है। जो लो स्प्रिंग है, जो हमारा लो स्प्रिंग के जो ऑथर हैं वो है अनीश जैन, ठीक है, ये लर्न कर लेंगे आप। कोई भी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं भाई, साहिबे आलम बिलोंग टू, साहिबे आलम कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ का था? अब फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता था, संबंधित था वो? नहीं। अ रिफ्यूजी फैमिली फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से कोई फैमिली आई थी, शरण लिया इंडिया में, ऐसी कोई फैमिली थी। अ बिजनेस फैमिली थी, और अ वेल्दी फैमिली या अमीर फैमिली थी। द राइट ऑप्शन इज बी, अ रिफ्यूजी फैमिली फ्रॉम बांग्लादेश। जो साहिबे आलम थे ना, वो उनकी जो फैमिली थी, उसकी मदर उसको बताती थी, वो बांग्लादेश से आए हुए थे और कहाँ रहते थे, सीमापुरी में रहते थे। और सीमापुरी में क्या बिजनेस था उनका, क्या काम था, बिजनेस नहीं कह सकते, क्या काम था, बेचारों को करना पड़ता था वो सर्वाइवल के लिए, रैग पिकिंग करना पड़ता था। नियर अबाउट मोर देन 10,000 फैमिली या लोग वहाँ रहते थे, ठीक है, सीमापुरी में रहते थे। तो मैंने साहिबे आलम के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट है द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर ट्रैप्ड इन। सबसे पहली बात, जो मुकेश था, सेकंड स्टोरी में मुकेश मेन करेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है, वो उसका जो प्रोफेशन था वो बैंगल मेकिंग का था। और उनके जो फिरोज़ाबाद एक प्लेस है यूपी के अंदर है, वो जगह क्या है, फेमस है किस चीज़ के लिए, बैंगल मेकिंग के लिए, ग्लास इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। पूरे इंडिया में जो विमेन को चूड़ियाँ पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, वहीं से मोस्ट ऑफ एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ की जो जगह है फिरोज़ाबाद, इट इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, ठीक है। और आपको इसका क्वेश्चन देखना है कि वो ट्रैप्ड में किसके ट्रैप में थे, किसके जाल में थे, किसके जाल में थे भाई, पॉवर्टी और इलिटरेसी। फिर आपका वेल्थ, अमीर तो नहीं थे भाई वो, मॉडर्नाइजेशन तो बिल्कुल नहीं था, टूरिज्म भी नहीं था, किस चीज़ की ट्रैप में थे, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, यानी वो गरीब थे, गरीबी के जाल में थे, और इलिटरेसी, असाक्षर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, इसीलिए बेचारे एक ही जो बिजनेस जो पेरेंट्स कर रहा है वही बच्चा कर रहा है, ठीक है, तो उसी बिजनेस को लेके वो आगे बढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो स्प्रिंग हाईलाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आप ये थीम लगा लो चैप्टर कि लो स्प्रिंग क्या हाईलाइट करता है। लो स्प्रिंग क्या होता है, वसंत होता है, लोस्ट खो जाना, स्प्रिंग खो जाना। ऐसी ये स्टोरी क्या है, स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में ये स्टोरी है। दोनों ही जो पार्ट है, सेकंड चैप्टर के पार्ट हैं दोनों। ये स्टोरी क्या है, स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में है, बचपन जो खो जाता है, बेचारे जो लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिनके यहाँ पैसा नहीं होता, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई मिल में काम कर रहा है, कोई कैसा ही काम कर रहा है, बच्चे भी छोटे छोटे, तो उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी है। लो स्प्रिंग क्या हाईलाइट करता है, ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, बिल्कुल भी नहीं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, विलेज लाइफ को दिखा रहा है, फेस्टिवल्स को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। द राइट ऑप्शन इज बी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो शोषण हो रहा है ना वो दिखाया जा रहा है, कैसे थोड़े पैसे दे के उनको और उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहिब वॉज फोर्स टू लीव होम बिकॉज ऑफ। साहिब मजबूर था घर छोड़ने के लिए, किस चीज़ के लिए, गरीबी के लिए, फ्लड्स के लिए, वॉर के लिए, अर्थक्वेक के लिए। फ्लड के कारण, किस कारण था भाई, फ्लड के कारण। अभी मैंने बताया था बांग्लादेश में फ्लड थी,
फ्लड से उनके जो फील्ड्स थे टोटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। डिस्ट्रॉय होने के कारण वो सीमापुरी में आके बस गए और वहाँ सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्या किया, रैग पिकिंग को चुना। ठीक है ना, कि कूड़ा उठाने वाले देखें आपने, सुबह ही बच्चे निकल लेते हैं घर से अपना वो प्लास्टिक बैग लेके, ठीक है, प्लास्टिक की केन्स उठाते हैं, रास्ते में आपने देखा भी होगा बच्चों को। तो वही रैग पिकिंग का जो प्रोफेशन साहिब को भी मिला अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट है वट डज गार्बेज सिम्बोलाइज फॉर द रैग पिकर्स। गार्बेज उनके लिए क्या है, जो बच्चे हैं या बड़े हैं, रैग पिकर्स के लिए गार्बेज क्या है। ध्यान से सुनेंगे, इसका आंसर मैं वैसे भी बताती हूँ आपको, फिर ऑप्शन में से देखेंगे। छोटे बच्चों के लिए ये क्या है, इंजॉयमेंट है। ठीक है ना, छोटे बच्चे कुछ कभी 10 रुपीज़ मिल गए उसमें पड़े हुए, कभी कॉइन मिल गया, वो इनके लिए इंजॉयमेंट है, घूम रहे हैं, फ्रीडम है। और बड़ों के लिए सर्वाइवल है। ठीक है, बड़ों के लिए सर्वाइवल कैसे है कि भाई उससे गुजारा कर रहे हैं, अपना पैसा कमा के थोड़ा बहुत और अपना घर चला रहे हैं। तो इसमें फिल्थ तो गंदगी होती है, वेल्थ एंड सर्वाइवल कि पैसा और सर्वाइवल है, वेस्ट है, पोल्यूशन है। तो गार्बेज क्या सिंबलाइज कर रहा है इस चैप्टर में, वेल्थ एंड सर्वाइवल। किसके लिए, रैग पिकर्स के लिए। जो गार्बेज है, कूड़ा है, वो उनके लिए वेल्थ है। ठीक है, वेल्थ है, समृद्धि है, और आपका क्या है, सर्वाइवल है। ये 3rd चैप्टर के एमसीक्यू हैं जिसका नाम है, आप लिख सकते हो, डीप वाटर। डीप वाटर से है ये, और इसके जो ऑथर हैं वो है विलियम डगलस। ये आप लर्न कर लेंगे ऑथर का नेम, विलियम डगलस। अब विलियम डगलस को डीप वाटर से बहुत डर लगता था, और इसमें यही मेंशन किया गया है कैसे उसको डर लगा। ठीक है, और कैसे उस डर से वो बाहर आया। ठीक है, स्टोरी आपने पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो अभी बहुत टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑथर डेवलप्ड फियर ऑफ वाटर ड्यू टू। जो ऑथर के अंदर यानी विलियम डगलस के अंदर जो फियर डेवलप हुआ था वाटर के लिए, वो कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था। ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण। ड्रॉनिंग एक्सपीरियंस एट YMCA, ये पूल का नेम लर्न कर लेंगे, स्विमिंग पूल का नेम है YMCA पूल में ड्रॉनिंग एक्सपीरियंस हुआ उसका। रिवर एक्सीडेंट हुआ या सी वेव्स हुआ, यहाँ पे उसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ड्रॉनिंग एक्सपीरियंस एट वाई, वो डूबने का उसको क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, उसके बाद उसका पानी के लिए जो डर था वो काफ़ी बढ़ गया। नेक्स्ट है द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस। इंस्ट्रक्टर रखा उसने उसको क्या सिखाया, डाइविंग सिखाई, गोता लगाना सिखाया, स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाई, बोटिंग सिखाई, सर्फिंग सिखाई। ये तो कोई ऐसे भी आंसर दे सकता है, स्विमिंग सिखाई स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है द चैप्टर कन्वेज दैट फियर। चैप्टर में जो फियर है वो क्या कन्वे कर रहा है, क्या बता रहा है, नेवर एंड्स, क्या फियर कभी खत्म नहीं होता। इज इमेजरी की काल्पनिक है। कैन बी ओवरकम विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, कि वापस ओवरकम किया जा सकता है। ओवरकम होता है कंट्रोल, कि इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, डर के ऊपर दृढ़ निश्चय के साथ। शुड बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। द सी ऑप्शन इज राइट, कैन बी ओवरकम विद डिटर्मिनेशन, कि अगर हम किसी चीज़ के लिए निश्चय कर लें कि हम ऐसा करेंगे, दृढ़ निश्चय कर ले तो हम वैसा कर लेते हैं। फर्म बोलते हैं इसको, FIRM, फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड डगलस डेवलप फियर ऑफ वाटर। कहाँ हुआ था उसको, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई रिवर में हुआ, सी में हुआ, स्विमिंग पूल में हुआ, लेक में। सी इज द राइट ऑप्शन, स्विमिंग पूल। नेक्स्ट इज हु हेल्प डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। किसने मदद की उसकी, उसके फादर ने, उसके फ्रेंड ने, उसके इंस्ट्रक्टर ने, या हिमसेल्फ खुद ने। सबसे पहले तो उसकी इंस्ट्रक्टर ने मदद की थी, एन इंस्ट्रक्टर। उसने एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया था जो उसको सिखाता था। फिर उसने सारी की सारी जो एक्सरसाइज थी उसको इंटीग्रेट किया था, जोड़ के सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप उसने स्विमिंग सिखाया था उसको, विलियम डगलस को। तो ये 3rd चैप्टर के MCQ थे। अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के MCQ। अभी हम 4th चैप्टर पे आ गए जिसका नाम है द रेड ट्रैप। इट इज़ रिटन बाय सलमा लगलफ। ठीक है, और ये स्टोरी स्वीडन में सेट की गई है। स्वीडन के जो माइंस हैं, आयरन माइंस हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, तो आपने पढ़ी होगी, ये नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लेंगे या फिर MCQ सॉल्व करेंगे। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। और जो भी चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो वीडियो है उसको शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए। और ये भी मैंने स्पेशली किसी की रिक्वेस्ट पे
आपको MCQ की क्लास लेके आई हूँ मैं सभी चैप्टर्स की, ठीक है। अगर ऐसी क्लासेस आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड इज कंपेयर टू, वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया गया है इसमें? द वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ रेड ट्रैप, बी ऑप्शन इज द राइट वन, रेड ट्रैप से कंपेयर किया है। द आयरन मास्टर्स डॉटर वॉज, आयरन मास्टर की जो डॉटर थी वो कैसी थी? यहाँ तो पूछिए कैसी थी, कौन थी? उसका नाम था एडला, EDLA, एडला उसकी डॉटर थी। और वो कैसा उसका बिहेवियर था? एरोगेंट थी वो, ग्रीडी थी, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग थी या केयरलेस थी? सी ऑप्शन इज द राइट, काइंड थी वो, दयालु थी और समझने वाली थी, अंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैडलर वॉज फाइनली रिडीम्ड बिकॉज ऑफ, पैडलर बिल्कुल बदल गया, फाइनली चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, किसके कारण? मनी के कारण, डर के कारण, काइंडनेस के कारण या पनिशमेंट के कारण? अब काइंडनेस के कारण, सी इज द राइट ऑप्शन। किसकी काइंडनेस थी? एडला की काइंडनेस थी। एडला ने उसके लिए दया दिखाई, उसको अपने घर में रखा और उसको अच्छा खाने को दिया, अच्छा रहने को दिया, इसीलिए उसके जो एकदम से बिहेवियर था वो ट्रांसफॉर्म हो गया और वो उसने चोरी छोड़ दी। वट मेटाफर डज द पैडलर यूज फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए क्या मेटाफर यूज किया गया है? बी इज द राइट आंसर, अ रेड ट्रैप। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन फॉर्म चेंज होके आई थी क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, वट रिफॉर्म द पैडलर्स कैरेक्टर, किस चीज ने जो पैडलर के करेक्टर को बदला है? किसने? मनी ने बदला, फियर ने बदला, ऐसा ही ऑप्शन ऊपर भी किया था हमने, एडलास काइंडनेस, इसमें एडला को भी मेंशन किया गया। दिस इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द राइट। अब हम आगे 5th चैप्टर पे, जो कि इंडिगो है और जो उनके राइटर हैं या ऑथर हैं वो है लुइस फिशर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड MCQ करेंगे अभी हम। हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी गो टू चंपारण, गांधी जी चंपारण क्यों गए? टू फाइट ब्रिटिश रूल, टू सपोर्ट इंडिगो फार्मर्स, टू मीट ऑफिशियल और टू स्टार्ट अ स्कूल? बी इज द राइट वन, टू सपोर्ट इंडिगो फार्मर्स या पीजेंट, सपोर्ट पीजेंट्स या फिर इंडिगो फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चंपारण मूवमेंट टीच गांधी, जो चंपारण का मूवमेंट था उसने क्या सिखाया? गांधी जी ने क्या सिखाया हमें, या फिर गांधी जी ने क्या टीचिंग्स दी उसके थ्रू जो चंपारण मूवमेंट हुआ, या क्या सीखा उन्होंने भी? इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ नहीं, पावर ऑफ लॉयर्स नहीं, सेल्फ रिलायंस एंड करेज, दिस वन इज द राइट वन, एंड डी इज वायलेंस, वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ रिलायंस यानी अपने पे भरोसा, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस मीन्स अपने खुद के ऊपर भरोसा करना, एंड करेज साहस को सिखाया गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रो, पीजेंट्स को किस लिए फोर्स किया जा रहा था? क्या उगाने के लिए? कौन सी क्रॉप उगाने के लिए? वीट नो, राइस नो, इंडिगो इज द राइट वन, कॉटन नो। इंडिगो उगाने के लिए बार बार पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स से, या फिर जो आपके ये थे जमींदार वगैरह थे उनसे, ठीक है, बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे ना उनके द्वारा। तो लुइस फिशर इसके ऑथर हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोइट्स एंड पैनकेक से हैं क्वेश्चंस, MCQs, और इट इज रिटन बाय अशोकामित्रन, ठीक है। अशोकामित्रन ने ये लिखा हुआ है, ये भी आप लर्न कर लेंगे। और बच्चे कहते हैं कि मैम 12th की रिवीजन कम हो रही है, लेकिन अभी स्टार्ट हुई है क्योंकि मुझे 10th की भी करवानी है साथ साथ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नेक्स्ट डे सभी एकदम ही चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे सारे चैप्टर्स आपके लिए आ जाएंगे प्रिपरेशन के लिए या रिवीजन के लिए। बस आप प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे, रिवीजन की प्लेलिस्ट है 12th क्लास की, वहाँ विजिट करेंगे। वहाँ मैंने आपको लेटर टू एडिटर भी करवा रखा है, आपका नोटिस का फॉर्मेट भी है, अभी इसका रिपोर्ट राइटिंग का भी फॉर्मेट है, और भी हम चीज़ें लेके आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज इसका MCQ। जेमिनी स्टूडियो वॉज एसोसिएटेड विद, जो जेमिनी स्टूडियो था वो किससे एसोसिएटेड था? थिएटर से, लिटरेचर से, फिल्म प्रोडक्शन से और जर्नलिज्म से। राइट आंसर इज सी, फिल्म प्रोडक्शन से वो रिलेटेड था। सुब्बू कौन था? ठीक है, सुब्बू हमेशा ही नंबर 2 रहा है, आपको याद रखना है नंबर 2। जो बोस के बाद सुब्बू की टर्न आती थी, बोस के बाद सुब्बू की टर्न आती थी, ठीक है। फाउंडर कौन था? SS वासन,
फाउंडर था इसका। ऑथर है अशोकामित्रन, ठीक है। सुब्बू सेकंड पोजीशन पे, एस वासन फाउंडर था इसका जेमिनी स्टूडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्बू कौन था भाई? डायरेक्टर था, लॉयर था और वर्सेटाइल एंड क्रिएटिव पर्सन, दिस इज द राइट वन। क्रिटिक नहीं था, आलोचक भी नहीं था, किसी की बुराई नहीं करता था, लॉयर भी नहीं था, डायरेक्टर भी नहीं था। वर्सेटाइल एंड क्रिएटिव पर्सन, वर्सेटाइल होता है जिसको अलग अलग तरीके की चीज़ें करनी आती है, ठीक है ना, अलग अलग वो करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेडेड द मेकअप डिपार्टमेंट, कौन संभालता था मेकअप डिपार्टमेंट को? सुब्बू संभालता था? नहीं। लीगल एडवाइजर संभालता था? बिल्कुल भी नहीं। पोइट संभालते थे? बिल्कुल नहीं। ऑफिस बॉय इज द राइट वन, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इंटरव्यू। द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है, याद रखेंगे ऑथर का नेम। इंटरव्यू में क्या बता रखा है, 2 पार्ट है इस चैप्टर में। एक चैप्टर में इंटरव्यू को क्या बोला जाता है, आपका जर्नलिज्म का एक पार्ट माना जाता है इंटरव्यू को, कि एक जर्नलिज्म का पार्ट होता है ये। और इसके लिए इसमें इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बता रखा है कि इंटरव्यू एक तरफ पॉजिटिव बताता है इंटरव्यू के बारे में, नेगेटिव्स बता रखे हैं। 2 चीज़ें बता रखी हैं। पॉजिटिव कैसे माना जाता है, सोर्स ऑफ ट्रूथ माना गया है, एक आर्ट मानी गई है इंटरव्यू को। और दूसरी तरफ जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इंटरव्यू को क्या माना है, इंटरप्शन माना है, कि बीच में लाइफ के दखल है ये, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के बारे में था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड में अमृता इको और मुकुंद का इंटरव्यू मेंशन किया गया है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटरव्यूज आर कंसीडर बाय सम एज, इंटरव्यूज को किसी लोगों ने कंसीडर किया है इमोरल। इमोरल मीन्स होता है अनैतिक होता है, क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन, जो इंटरव्यूअर होता है वो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये इमोरल होता है, अनैतिक होता है। नेक्स्ट है हु बिलीव्स इंटरव्यूज आर एन असॉल्ट। असॉल्ट किसने माना है इंटरव्यू को के बारे में, असॉल्ट किसने माना इंटरव्यू को? लुइस कैरोल ने, वी.एस. नायपॉल ने, अमृता इको ने और डेनिस ब्रेन ने। बी इज द राइट ऑप्शन, वी.एस. नायपॉल। अलग अलग सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यू के बारे में अलग अलग अपने सजेशंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड अमृता इको प्रेफर एकेडमिक राइटिंग्स। अमृता इको बहुत सारी चीज़ें लिखता था, नॉवल लिखता था, बच्चों के लिए स्टोरी लिखता था, एकेडमिक्स लिखता था, मतलब जो भी एसेज लिखता था, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें लिखता था। कब लिखता था? जब वो फ्री टाइम में होता था, एम्प्टी स्पेस में होता था, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है इंटरस्टाइस। इंटरस्टाइस वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस, यूज द एम्प्टी स्पेस, खाली समय को इस्तेमाल करना। अब आंसर है इट अर्न्ड मोर मनी, ज़्यादा पैसे मिलते थे एकेडमिक राइटिंग के लिए उसको। पॉपुलर थी? नहीं। इट अलाउड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, क्योंकि ये बौद्धिक फ्रीडम को क्या करती थी, अलाउ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ईजियर, ये नहीं है, दिस वन इज द राइट आंसर। अब हमारा लास्ट चैप्टर रह गया गोइंग प्लेसेस। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी के सभी एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करें और मुझे लास्ट में ये बताएंगे कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम रही, ठीक है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, अपने नेम के साथ मेंशन करेंगे। लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए लेके आए हैं अभी। गोइंग प्लेसेस, ए.आर. बार्टन, रिटन बाय ए.आर. बार्टन, आप लर्न कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, सोफी और जेंसी, दोनों फ्रेंड है। सोफी क्या है, डे ड्रीमर है, सपनों में रहती है हमेशा। उसकी फ्रेंड है डाउन टू अर्थ है, कि भाई रियलिटी में रहती है, लेकिन सोफी हमेशा सपनों में खोई रहती है, इमेजिनेशन में खोई रहती है, ठीक है। उसको ये लगता है कि मैं कभी किसी फेमस सेलिब्रिटी से मिली थी, ऐसा फील होता रहता है इमेजिनेशन में। कभी कहती है मैं डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, कभी कुछ बोलती थी। सोफी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग टीचर, एक्ट्रेस, मैनेजर और डिज़ाइनर और राइटर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। अब मैनेजर और बुटीक डिज़ाइनर वो बनना चाहती थी, फैशन डिज़ाइनर, बुटीक ओपन करना चाहती थी और वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 30 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। व्हाट डज सोफीज करेक्टर रिफ्लेक्ट। सोफी के करेक्टर के बारे में बताना है, क्या रिफ्लेक्ट करता है। रियलिज्म है? बिल्कुल भी नहीं, जेंसी के लिए है रियलिज्म। और इमेजिनेशन, एस्केपिज्म है, विजडम है, डिसिप्लिन है? नहीं, बी इज़ द राइट वन।
इमेजिनेशन सपनों में खोई रहती है और एस्केपिज्म हमेशा बच निकलने की सोचती है, यहाँ से जो रियलिटी है, जो ये वर्ल्ड है, वहाँ से हमेशा भागने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, और इसके ब्रदर का नाम जियोफ है, एक भाई का नाम डेरेक है। आप स्टोरी रीड करें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। वी हैव डन नियर अबाउट 30 MCQ, कंप्लीट फ्लैमिंगो के हमने MCQ किए हैं। आई होप you love this video. If you really found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next class. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep practicing, keep growing.